सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। The incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice and expressed its condolences with the bereaved families. नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से और सदमे में है। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने का प्रण लिया है। जेटली ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी। विजय जी, इस आतंकी हमले के बाद सरकार और किस तरह का कदम उठा सकती है? देखिए, एक तो इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत लंबे समय बाद कोई इस तरह का आतंकी हमला हुआ है कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि पूरा देश गुस्से में भी है, सदमे में भी है। जैश संगठन ने किया है इस जो कल जो कायराना हरकत की है उसने, तो उसको जैश को लेकर बड़ा पहले से ही बहुत हंगामा होता रहा है। मसूद अजहर से हमारी एक पुरानी वो है दुश्मनी है, जिस तरह से उन्होंने कर रहे हैं वो लगातार बहुत हिसाब चुकता करना है। और बड़ी घटना हुई है, इतने 40 से ज़्यादा जो हैं हमारे जवान जो हैं सीआरपीएफ के लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में, तो बड़ी बात है। और सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। आपको पता है कि 1996 से एमएनएफ का दर्जा पाकिस्तान को मिला हुआ था WTO की शर्त के हिसाब से, जबकि पाकिस्तान ने यह दर्जा भारत को नहीं दिया था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दिया। उस फैसला लिया गया कि उसको वापस कर दिया गया, यही एक बड़ा फैसला है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में भारत ने अपनी एक डिप्लोमेटिक जो एक्सरसाइज की है, उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने, रूस ने और दुनिया के देशों ने भी इसमें निंदा की। अमेरिका ने तो खासतौर से पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप, उसने ये हमला करवाया। तो ये बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि सरकार जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी सोच सकती है। आज जो CCS की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, आप देखिए कि अभी जब लोकसभा का आखिरी दिन था, इस 16वीं लोकसभा का, उस दिन प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जिक्र किया था और कहा था कि उसमें पहली बार देश के 2 महिला मंत्री उसमें शामिल हैं, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज। आज उसकी बैठक हो गई और उसमें जेटली साहब ने जो बड़ी बात कही वो ये कहा गया कि CCS की बैठक में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में उन सब बातों पर भी चर्चा हुई जिनका आमतौर पे चर्चा नहीं होती है, जिक्र नहीं होता। प्रतिभा जी, कश्मीर से हमारे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं बलवान जुड़े हुए हैं। बलवान, पूरे देश में गुस्सा है, सदमा है। कश्मीर की हालत मैं समझ सकता हूँ, क्या स्थिति इस समय है और वहाँ जो प्रशासन है, सरकार है, वो क्या कर रही है? गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरी हमले के बाद ये दूसरा बड़ा आत्मघाती हमला है। इसमें 44 जवान शहीद हुए हैं, 30 घायल हुए हैं और घायलों में से 4 जवानों ने अस्पताल, सेना के अस्पताल में दम तोड़ दिया है।
तो अभी क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, आज बाद में क्या कर रही है, आज क्या हाल है वहां पर? इस घटना के विरोध में जम्मू में आज बंद रखा गया है। वहीं कश्मीर में सुरक्षा कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। राजनाथ सिंह वहां पहुंच रहे हैं। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं। माना जा रहा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भाग लेंगे। जी बलवान, शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर रखिए वहां पर, शुक्रिया। भारत जो है कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता, हमेशा से कहा जाता है कि हम लोग फर्स्ट जो है इस तरह से अटैक नहीं, शांति प्रिय देश है भारत, हमेशा कोशिश रही सरकारों की कि वो सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, क्या दूसरे रास्ते अपनाए जा सकते हैं, क्या डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की जा सकती है, बातचीत तो अभी चल ही नहीं रही है। बार बार प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने तो कई बार कोशिश की, अपनी तरफ से पहल की कि इस रिश्ते को सुधारा जा सके, लेकिन ऐसा लग रहा है इससे पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। मतलब पाकिस्तान की रीति नीति तो हमेशा से यही रही है कि वो करता रहे, और दूसरी बात है कि उनकी कभी हिम्मत नहीं है कि वो सीधा युद्ध लड़े, तो वो ये छुटपुट वार जो है, प्रॉक्सी वार जिसे हम कहते हैं, कायराना जो एक्सरसाइज है वो लगातार करते रहते हैं। और ये बड़ा हमला किया गया है, स्लीपर सेल के रास्ते से किया गया है, ताकि पाकिस्तान ये कह सके कि भाई आप ही के लोग इस हमले में शामिल हैं, और उन्होंने ये घटना की। पाकिस्तान ने आपत्ति भी जताई है कि नहीं, आपने बिना हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, जी, तो इसमें लेकिन सारी दुनिया को पता है। आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में हमला हुआ है तो आप नाराज हैं, आप कह सकते हैं, अमेरिका ने ये बात कही। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं पुलवामा, जहां हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ है, क्या हाल है पुलवामा में, क्या खबर है सर? पुलवामा में अभी तक जैसा यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारे काफी जवानों की शहादत हो चुकी है जी, और यहाँ पर जवानों में काफी आक्रोश है जी, और हर तरफ से हर जवान सब यही कह रहे हैं कि हमें इस शहादत का बदला लेना है। लेकिन एक तरह से पूरे दुनिया भर से आवाज उठ रही है कि ये इस तरह की जो हरकत, ये कोई ऐसा ओपन सीक्रेट जैसी बात है कि ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वो कर रहे हैं, और उस संगठन ने जिसकी तरफ से यह हमला हुआ खुद ने जिम्मेदारी ली है। और दूसरी बात, अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने इस तरह की चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी, और कहा था, ऐलान किया था। मैं देख रहा था कि लाहौर का जो है एक वीडियो आ रहा था जिसमें मसूद अजहर के छोटे भाई जो है वो ऐलान कर रहे थे कि हम भारत को जो है नींद हराम कर देंगे और भारत पर कोई बड़ा हमला उस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान को तो बल्कि खड़ा होना चाहिए था कि हम इसके खिलाफ होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो मसूद अजहर जिस तरह से घूमता है वो सबको पता है। जिस तरह से ये जो इस तरह से जो धमकी दी गई कि हम भारत पर हमले करेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं हमसे भी कोई चूक हुई है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों से? हमारी चूक है, जैसा कि गवर्नर ने भी कहा, जो गवर्नर है वहां पर सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी कहा कि इंटेलिजेंस फॉल्ट है, फेल्योर है हमारी तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा जो कैरावान है हमारा सेना का जा रहा है, 2000 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा जवान जा रहे हैं, और उसके बीच में आकर और इतनी बड़ी आरडीएक्स से भरी हुई एक गाड़ी को लाकर, हालांकि एक बात समझने की जरूरत है कि जब सुसाइडल अटैक होता है, फिदाइन हमला जब होता है, आत्मघाती हमला होता है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने मरने का तय कर लिया है उसे आप कैसे रोक सकते हैं? तो फिदाइन हमला किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है रोकना। पुलवामा में शहीद हुए लोगों के नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो नाम है वो देश के लोगों के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, अमिट हो गए हैं। ऐसे ही एक शहीद हैं राम वकील, जो इटावा में थे, कल शहादत हो गई उनकी, शहीद हुए देश के लिए। उनके भाई आदेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आदेश जी, थोड़ा सा हमें राम वकील के बारे में बताइए कि ये शहादत का जो जज्बा है वो उनमें कैसे आया? ये सर पहले से ही बहुत जाबाज और साहसिक प्रकृति का हमारा भाई था जी। तो हम तो सब लोग पुलिस में हैं, लेकिन इसने कहा कि हम पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे, हम तो देश की सेवा में सेना में भर्ती होंगे। जी, हेलो जी, तो वो कब से इसमें भर्ती हैं वहां पर सीआरपीएफ में, कब से थे? ये 2001 या 2002 में भर्ती हुआ था सर सीआरपीएफ। और यहाँ पर उनके कब से हैं? ये जम्मू कश्मीर में। जी, जम्मू कश्मीर में हमारी समझ से जम्मू कश्मीर लगभग एक साल लगभग हो गया होगा। जी जी जी, आपके पूरा परिवार पुलिस में है। पुलिस भी एक तरह की सेवा है देश के लिए, जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, यानी पूरा परिवार लगा हुआ है। आखिरी बार क्या बात हुई थी राम वकील जी से जम्मू कश्मीर में जब वो थे? तो
आखिरी बार सर हमसे ये बात किए थे जी कि बड़े भाई मैं अपना मकान बनाऊंगा, थोड़ा सा सहयोग करना, लेकिन दुर्भाग्य है। जी, तो वो विवाहित है राम वकील? जी विवाहित है, उनके 3 बेटे हैं जी। एक 6 में पढ़ता है, एक 5th में पढ़ता है, एक 2 साल का है। क्या हम 38 साल उम्र थी मेरे भाई की। जी, क्या हम उनके बेटों से बात कर सकते हैं आदेश जी? जी मैम, बेटे तो उधर ही हैं जहाँ कर्मकांडन हो रहा है। जी जी, अ, बेटों का क्या अभी कहना देखो है? मैं बुलाता हूँ। अपने पिता की जी। शहादत पर बेटों का क्या कहना है? बेटे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने मारा है, जी तो भारत सरकार इन आतंकवादियों को और आतंकवादी ठिकानों को जड़ से नष्ट कर दे, जिससे किसी दूसरे हमारी तरह जो बेटे धो रहे जी और कोई दोबारा से शहादत न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार जी। सब लोग यही चाहते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जो है सख्त कार्रवाई करे, पूरे देश भर की ये मांग है और पूरा देश और हिंदुस्तान समाचार HS न्यूज़ जो है आपके परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। उसको संबल मिले, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को संबल मिले और हम सब की तरफ से आपके परिवार को और राम वकील को सलाम। इतना सारा RDX पुलवामा में कहा SUV में भरा हुआ और SUV में भरा हुआ, तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इसको रोक नहीं सकता यदि कोई फिदायीन हमला होगा तो। लेकिन फिदायीन हमले की जो तैयारी की गई उसकी इंटेलिजेंस को खबर नहीं है और इतने बड़े कैरावन पे जो हमला किया गया, इतना बड़ा आपने देखा कि बस के परखचे उड़ गए हैं, बस दिखाई नहीं दे रही है। जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, उनके अंग तक वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर तो है और मुझे लगता है, अभी पता नहीं है, ये कहना जल्दी होगी, कि हो सकता है कि केंद्र सरकार वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर भी कोई बड़े बदलाव करने की फैसले कर रही हो या किया हो फैसला, जिसकी जानकारी हमको बहुत जल्दी मिल सकती है। तो प्रशासनिक तौर पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि अब सरकार के पास यदि पॉलिटिकल मामला देखें तो वहाँ पर राज्यपाल मौजूद हैं, राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल का शासन है, तो केंद्र सरकार की सीधी सी जिम्मेदारी भी वहाँ पर बनती है। तो केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा सख्ती से इस पर काम कर सकती है। पुलवामा के जो शहीद हुए उनमें से एक शहीद हैं महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी, उनके भाई शुभम त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुभम जी, आपको बात करने के लिए मैं समझता हूं कि कितनी मुश्किल होगी और क्या माहौल वहां पर होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें बताएंगे पंकज के बारे में कि पंकज जी कब से CRPF में थे और क्या उनका जज्बा था कि वो CRPF में शामिल हुए देश की। 2011 में ज्वाइनिंग की, 2012 में ज्वाइनिंग की है CRPF में जी, और इनका जो है शुरू से ये ध्येय था कि जो है ये देश के लिए अपना जो योगदान दे और देश के हित में काम करे, इनका शुरू से ध्येय था। जी, परिवार में कौन कौन लोग हैं शुभम जी? जी सर, हमारे परिवार में सर 3 सिस्टर है, 2 भाई हैं, माँ और पिताजी दोनों हैं जी परिवार है सर। शुभम जी, पंकज जी से आपकी बात हुई होगी, आखिरी बार क्या कहा था उन्होंने? जी सर, वो आखिरी बार बोले थे कि जो है यहाँ से जो है वहाँ जम्मू पहुँचे हैं, जम्मू पहुँचने के बाद बोले कि कंपनी जा रहे हैं, कंपनी मूव करेगी, उसके बाद पहुँचने के बाद आप लोगों से बात करेंगे और फिर जब छुट्टी अप्रैल तक छुट्टी आएंगी, जब छुट्टी आएंगी, छुट्टी आने के बाद जो है आप लोगों के लिए कुछ बिजनेस करेंगे और हम लोग साथ में जो है कंप्रोमाइज करके सारा काम निपटारा करेंगे। जी, शुभम जी, मैं समझता हूं कि अभी बहुत गहरा मसला है, गहरा सदमा हुआ है परिवार को, हमारी तरफ से संवेदनाएं भी हैं, लेकिन इस जज्बे को आप सलाम करते हैं, हम सब लोग सलाम करते हैं। पंकज के परिवार के लोगों का क्या कहना है इस शहादत को लेकर? जी सर, हम लोगों का ये कहना है कि जो है जैसे हम हमारे भाई का और सारे भाइयों का खून बहा है, ऐसे ही पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए, उनको घर में घुस के मारा जाए, इसके बदले 100 को मारा जाए। मेरा यही जो है भारत सरकार से निवेदन है और विनती है जो है भारत सरकार इतना करे कि जो है आतंकियों का ढेर करे। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और परिवार को हमारी तरफ से संवेदनाएं भी और सलाम भी कि आपके जो पंकज हैं जिस तरह से शहादत की है और देश के लिए अपना जो खून बहाया है उसको देश याद रखेगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी का बलिदान जाया नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो प्रधानमंत्री तक और इस देश के हर आदमी तक पहुंचेगी।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना ध्यान रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि ईद के बदले 100 को मारा जाए। मेरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री से और देश के हर सैनिक से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ईद के बदले में कम से कम 100 खून किया जाए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। सरकार ने यही कहा है, सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात की है। बहुत शुक्रिया शुभम जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको संबल मिले, कि आप लोग इस घड़ी में आप एक दूसरे का साथ दें और सहारा बने, और पूरे देशवासी आपके साथ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुलवामा में जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जवान आक्रोश में है, पूरे देशवासी सदमे में है। हर तरफ से यही मांग हो रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा और उससे बदला लेना ही होगा। हमारे संवाददाता प्रशांत शर्मा ने इसी मसले पर बात की डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा से। जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है इस हमले में, और चाइना हमेशा बैकअप करता रहा है पाकिस्तान को। तो मैंने कहा कि वो हमेशा चाइना जो अमेरिकन है वो होने नहीं देते। अब जैश ए मोहम्मद ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, मिलिटेंट ऑपरेशन था उनका, और उनका जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में, सब जानते हैं। उनके जो लीडर हैं अजहर मसूद, वो पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ पे उनको सिक्योरिटी भी प्रदान कर रखी गई है। तो तब ये तो क्लियर कट है। अच्छा, फिर ये जिस तरह का प्रोफाइल ऑपरेशन था जिसमें इतनी RDX आई, सब कुछ हुआ, ये बगैर आर्मी की इनपुट के संभव नहीं है। और सर एक और बात है कि इसमें कहा जा रहा है कि 100 से 200 किलो जो IED रकमों आया कहाँ से, कि क्या ये लोकल लेवल पे पॉसिबल है क्या, या फिर ये सीधा बाहर से ही आया होगा? नहीं, ये तो बाहर से आई होगी, वहाँ तो कश्मीर में मिलेगी। और ये सारा भाई पाकिस्तान से आई होगी, बॉर्डर से वाजिल होके। और दूसरी बात ये कि इस ऑपरेशन के लिए मिनट टू मिनट इनको गाइडेंस मिल रही होगी वहाँ से, पाकिस्तान से। विजय जी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने जाने का क्या मतलब होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मसला था वो WTO ने किया था कि जो देश हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अपने साथ के ऐसे देशों की लिस्ट बनाए, व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो बनाए, ताकि उनको व्यापार करने में आसानी हो, और व्यापार जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसका आयात हो सके, निर्यात हो सके, उसकी लिस्ट बनाना चाहिए। उसमें 1996 से पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन में भारत की तरफ से था, और उसमें करीब करीब $2.60 बिलियन का हमारा व्यापार दोनों देशों के बीच में हो रहा है। इसमें से ज़्यादा व्यापार भारत की तरफ से वहाँ हो रहा है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटाने से नुकसान तो यदि व्यापार की दृष्टि से देखें, पैसे की दृष्टि से देखें, तो भारत को होगा, लेकिन ये कीमत बहुत कम है। जो घटना हुई है, जो हमला हुआ है, उसके मुकाबले में इस तरह का फैसला करने में कोई बड़ा, मैं इसको नहीं मानता कि 2.60 बिलियन कुर्बानी से, शहीदों की कुर्बानी से हुई है, शहीद हमारे इतने सारे हमारे जवान शहीद हो गए हैं जी, उनके जान से बढ़कर नहीं है व्यापारिक रिश्ते, और जो कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं है। बल्कि यदि सांस्कृतिक रिश्ते तोड़ने की बात हो, क्रिकेट हम लोग पहले से ही नहीं खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने और हमारे विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती है। तो ये जो रवैया है पाकिस्तान का, इस पे मुझे लगता है कि अब कुछ और ज़्यादा सख्ती करने की हो। आपने जैसे पहले जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने तो कोशिश की थी, आपको ध्यान हो कि 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली तो उन्होंने उनको बुलाया था सार्क देशों में। नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री 2 बार वहाँ पर उनसे मिलने गए हैं, एक बार पारिवारिक तौर पर भी बिना बुलाए भी वहाँ चले गए। तो वो कोशिश थी कि रिश्ते सुधारे जाए। और इसको देखिए आप, जब लेकिन वो आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, नवाज शरीफ यहाँ आए थे। आज नवाज शरीफ जेल में है और यहाँ की सरकार का ये जो है कार्यकाल अब खत्म हो गया है, और तब इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये जब से इमरान खान वहां पर आए, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बदलाव हुआ सरकार का, तब से ही लग रहा था कि इमरान खान वहां की जमहूरियत को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहां की फौज को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है उसको रिप्रेजेंट वहां पर वो कर रहे हैं। और फौज जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पर कहने के लिए जमहूरियत है, इलेक्शन केवल होते हैं, लेकिन फौज की वजह से ही इमरान खान इतने बड़े नेता नहीं थे कि प्रधानमंत्री बन जाते। तो फौज ने उस इलेक्शन को इस तरह से मैनेज किया कि इमरान खान वहां पर प्रधानमंत्री बन जाए। तो जाहिर है वो फौज के इशारे पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार चलती है फौज के इशारे पे, फौज चलती है आतंकवादियों के इशारे पर, तो ये तो होना ही है।
विजय जी, किस तरह के कूटनीतिक बदलाव करने की जरूरत है अभी सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने जाने के अलावा, और किस तरह की पहला काम तो बातचीत बंद करने का एक फैसला होना चाहिए कि किसी भी लेवल की, क्योंकि अब होगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनेगा तो पाकिस्तान फिर से कहेगा कि बातचीत की जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कारगिल वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक कोने में कर दिया था, पुश कर दिया था भारत की सेना ने। तो नवाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े गए थे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने कहा कि आप इसमें मीडिएट कीजिए और बात कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री वाजपेयी जब उस वक्त थे उनसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए और इस पर बात करते हैं। वाजपेयी जी ने 2 टूक शब्दों में नो कहा था और वो नहीं गए थे। उसके बाद हमारी जीत हुई थी कारगिल में, वो सबको पता है, लेकिन वो उस तरह के सख्त कदम की ज़रूरत है कि अब हम किसी बीच बचाव या प्रेशर में नहीं आए और पाकिस्तान के साथ आर पार की जो भी बात है, मैं इसको लड़ाई की तरह से नहीं कह रहा, लेकिन कोई बड़ा फैसला किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय जी पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान को अब नो कहना ही होगा। मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और अब हिंदुस्तानियों को, पूरे देशवासियों को इसका बदला चाहिए। अब ये बदला किस तरह से लेती है इस सरकार को देखना है। हम युद्ध की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो शांति पसंद नहीं करते, जो सिर्फ हिंसा जानते हैं, उनको तो मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। पुलवामा की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। वाराणसी में वहां पर जो शहीद हुए हैं उनके शव जो है वहां पहुंचे हैं और उनकी क्रिया की जा रही है, अंतिम क्रिया की जा रही है, सलामी दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय की पहली छात्र संघ अध्यक्ष रही आयुषी श्रीमाली हमारे साथ हैं। आयुषी, क्या रिएक्शन है वाराणसी में? वो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, गंगा का इलाका है और वहां पर हमेशा से ही देश के लिए निछावर होने की एक उस मिट्टी में जो सुगंध है वो वहां पर महसूस होती है। क्या है वहां पर माहौल? इस समय जो इस देश की स्थिति है वो बहुत चिंतनीय विषय है और सब शोक में है इस समय, क्योंकि भारत की स्थिति ये है कि हमारे भारत के जो वीर हैं, जो हमारे भारत के देश के हीरो हैं, उनके शव आ रहे हैं। वाराणसी से सटे हुए जिले चंदौली है जो कि पहले वाराणसी में ही था। आज उस चंदौली जिले का एक हमारा भाई शहीद हुआ है, उसके भी शव आ रहे हैं। हम सोच के कहीं ना कहीं बहुत समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये आतंकी चाहता क्या है, आखिर क्यों इस तरह से माहौल बना रहा है ये। और रही बात देश की स्थिति या वाराणसी की स्थिति, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की स्थिति यह है कि हम सब इस समय शोक में हैं। हम कुछ कह नहीं पा रहे, हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे जवानों के साथ जो हो रहा है उसके लिए बस खून में एक आग उबल रहा है, आक्रोश मन में है कि किस तरह हमको मौका दिया जाए और हम जाकर जैसे तैसे एक देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। जी बहुत शुक्रिया आयुषी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। विजय जी, ये जिस हिंदुस्तानियों के घर में ऐसे बेटे पैदा होते हैं और जो शहादत के बाद भी उनके बेटे और उनके परिवार वाले कहते हैं कि हम फिर से सेना में आएंगे, हम फिर से, यही तो जज्बा है प्रतिभा जी। इसीलिए तो ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आती ये बात कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ का हर बेटा, हर आदमी, हर नागरिक फौज में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। और देश सबसे बड़ा है, नेशन फर्स्ट हमारा यहाँ का एक वो है कोर वैल्यू जो है हमारी, वो है नेशन फर्स्ट। कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, कोई आतंकवादी हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं टकरा नहीं सकता। बेटे हो बेटियां हो। अब उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान में चाहे बेटा हो या बेटी, अब सब लोग देश सेवा के लिए पहले से जी जान से जुटे हुए हैं और कोई पाकिस्तान भारत से नहीं टकरा सकता। लेकिन सरकार को देखना होगा कि इस शहादत का, इस बलिदान का कैसे बदला लिया जा सकता है, कैसे कर्जा चुकाया जा सकता है। बने रहिए एचएस न्यूज के साथ। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।